और चुंबकत्व के उस हैरान कर देने वाले रिश्ते की। एक ऐसी कहानी जिसने सच में हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। चलते हुए चार्ज और मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व, ये दोनों आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? यकीन मानिए, यही वो सवाल है जिसने साइंस की दुनिया में एक क्रांति ला दी थी। सोचिए तो, आखिर कैसे कैसे चलते हुए चार्ज एक ऐसा अदृश्य फोर्स यानी मैग्नेटिज्म पैदा कर सकते हैं? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, करंट से मैग्नेटिज्म बनता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल अचानक हुई खोज से। ये सब तब शुरू हुआ जब एक साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। हाँ, साल था 1820। नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो तार में से करंट पास करते, पास में रखा कंपास हिलने लगता था। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये तो एक रेवोल्यूशन था। इसने पहली बार बिल्कुल पक्के तौर पर यह साबित कर दिया कि बिजली और चुंबकत्व ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। बिल्कुल, मतलब जरा सोच कर देखिए, एक मामूली से तार में बहने वाले छोटे छोटे अदृश्य इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ एक पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। ये सच में किसी जादू जैसा ही लगता है। और पता है, इसी एक खोज ने इलेक्ट्रिक मोटर से लेकर आज की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दरवाजा खोल दिया था। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि चलता हुआ करंट एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। पर क्या होता है जब एक अकेला चार्ज पार्टिकल किसी पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाता है? बस यहीं पर कहानी में एंट्री होती है रहस्यमयी लोरेंस फोर्स की। सीधी सी बात है, ये फिजिक्स का एक फंडामेंटल रूल है। ये वो फोर्स है जो तय करता है कि एक चार्ज और एक मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे बर्ताव करेंगे, कैसे इंटरैक्ट करेंगे। आप इसे एक अदृश्य डांस की तरह समझ सकते हैं और लॉरेंस फोर्स उस डांस के नियम लिखता है। तो ये रहा वो फॉर्मूला जो इस पूरे फोर्स का सार है। अब हो सकता है पहली नजर में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर घबराइए नहीं। चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो देखिए, ये फोर्स यानी F कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है Q यानी पार्टिकल पर कितना चार्ज है। दूसरा है V मतलब वो कितनी तेजी से, किस वेलोसिटी से चल रहा है। और तीसरा है B यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट है साइन थीटा में। ये हमें बताता है कि पार्टिकल किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है। और यकीन मानिए, ये एंगल ही सब कुछ तय करता है। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही यानी उसके पैरेलल 0 डिग्री पर चल रहा है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, 0। लेकिन अगर वो ठीक 90 डिग्री के एंगल पर मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर आकर टकराता है तो उस पर लगेगा मैक्सिमम फोर्स। अब यहां एक बड़ा मजेदार सवाल आता है। अगर इतना जोर का धक्का लग रहा है, कोई फोर्स लग रहा है, तो कुछ काम भी तो होना चाहिए, राइट? लेकिन नहीं, इस मैग्नेटिक फोर्स से किया गया काम हमेशा 0 होता है। पर क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब छिपा है फोर्स की डायरेक्शन में। देखिए, ये जो लॉरेंस फोर्स है ना, ये हमेशा पार्टिकल के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज पर लगता है। अब हम जानते हैं कि वर्क तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। तो नतीजा क्या निकला? ये फोर्स पार्टिकल की स्पीड को कभी नहीं बदलता, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन बदलता है। और क्योंकि स्पीड नहीं बदलती, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलती, और इसीलिए किया गया काम होता है 0। क्या बात है! ये याद रखने का एक जबरदस्त तरीका है। बिल्कुल, एक ऐसा फोर्स जो सिर्फ धक्का देकर रास्ता बदलवाता है पर असल में कोई काम नहीं करता। ये पार्टिकल को एक नए रास्ते पर तो धकेल देता है, लेकिन उसकी स्पीड को, उसकी एनर्जी को बिल्कुल भी टच नहीं करता। तो ठीक है, अगर ये फोर्स सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा है तो उस बेचारे पार्टिकल का रास्ता कैसा दिखेगा? वो जाएगा कहाँ? चलिए देखते हैं कि ये फोर्स कैसे इन पार्टिकल्स को एक बड़े ही अनोखे डांस में घुमा देता है। देखिए, जब कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ठीक 90 डिग्री के एंगल पर घुसता है तो ये लोरेंस फोर्स उसे लगातार सेंटर की तरफ खींचता रहता है, बिल्कुल एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। और नतीजा, पार्टिकल एक परफेक्ट सर्कल में गोल गोल घूमने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे हम रस्सी से पत्थर बांधकर घुमाते हैं। और अब सुनिए सबसे हैरान कर देने वाली बात। एक पूरा चक्कर काटने में लगने वाला जो टाइम है वो पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड ही नहीं करता। मतलब पार्टिकल चाहे धीरे चल रहा हो या बहुत तेज, उसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में हमेशा हमेशा एक ही जैसा टाइम लगता है।
तेज वाला पार्टिकल बस एक बड़ा सर्कल बना लेता है। ये कमाल का फैक्ट एक बहुत ही पावरफुल मशीन का बेस है। और अगर पार्टिकल 90 डिग्री की जगह किसी और एंगल पे फील्ड में घुसे तब क्या होगा? तब उसका रास्ता बन जाता है एक हीलिक्स, मतलब एक स्प्रिंग जैसा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी का एक हिस्सा उसे गोल गोल घुमाता है और दूसरा हिस्सा उसे सीधा आगे बढ़ाता है। तो वो घूमता भी है और आगे भी बढ़ता है, एक खूबसूरत स्पाइरल रास्ते पर। तो अब इन सारे सिद्धांतों को जोड़कर देखते हैं कि असल दुनिया में इसका क्या इस्तेमाल होता है। बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल मशीन की, साइक्लोट्रॉन की। ये एक ऐसी मशीन जो इन्हीं सब नियमों का इस्तेमाल करके कमाल का काम करती है। ये साइक्लोट्रॉन को समझने का एकदम परफेक्ट तरीका है। ये एक ऐसी मशीन है जो मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके चार्ज्ड पार्टिकल्स को गोल गोल घुमाती रहती है और हर चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड से एक छोटा सा किक, एक झटका देकर उसे और तेज और तेज और तेज करती जाती है। पर हाँ, साइक्लोट्रॉन की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे बहुत हल्के पार्टिकल्स को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज हो जाते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से उनका मास बढ़ने लगता है। दूसरी बात, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स, मतलब जिन पर कोई चार्ज नहीं है, उन पर तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि कोई चार्ज नहीं तो कोई फोर्स नहीं। और आखिर में बहुत ज्यादा हाई स्पीड पर पार्टिकल्स का यही बढ़ता हुआ मास मशीन के साथ उनका तालमेल, उनका रेजोनेंस बिगाड़ देता है। अच्छा, तो अभी तक हमने बात की एक अकेले पार्टिकल की। अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। क्या होता है जब हम ऐसे अरबों खरबों चार्ज पार्टिकल्स को एक साथ एक तार के अंदर बहाते हैं? लॉजिक एकदम सीधा है। जैसे एक अकेले चलते हुए चार्ज पर फोर्स लगता है, वैसे ही करंट ले जाने वाले पूरे तार पर भी मैग्नेटिक फील्ड में एक फोर्स लगता है। आखिर करंट है क्या? बहते हुए चार्जेस का झुंड ही तो है। तो अगर एक पर फोर्स लगेगा तो पूरे झुंड पर, यानी पूरे तार पर भी फोर्स लगेगा। और यहां एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम दो ऐसे करंट वाले तारों को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो क्या होता है? अगर दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। और अगर करंट की डायरेक्शन उल्टी है, ऑपोजिट है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। कितना सीधा और शानदार नियम है। और ये नियम कोई मामूली नियम नहीं है। ये इतना ज्यादा फंडामेंटल है कि इसी फोर्स का इस्तेमाल करके करंट की एसआई यूनिट यानी एम्पियर को डिफाइन किया जाता है। जी हाँ, दो तारों के बीच लगने वाले इसी फोर्स को बिल्कुल सटीक तरीके से मापकर हम तय करते हैं कि 1 एम्पियर करंट आखिर होता कितना है। तो आखिर में एक सवाल, अगर एक मामूली तार में बहता हुआ करंट मैग्नेटिज्म बना सकता है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे आसपास मौजूद हर इलेक्ट्रिक सर्किट अपने आप में एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि बिजली और चुंबकत्व की ये अदृश्य दुनिया हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कितनी गहराई से जुड़ी हुई है।